बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि इस टाइम कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा की काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई हुई है, क्योंकि इस टाइम कनाडा आईआरसीसी टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ाज़ के रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से दे रहा है, जिसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में आता है कि क्यों ना हम भी ट्राई करें और क्या पता हमारे लक ने हमारा साथ दिया तो हमारा भी वीज़ा लग जाएगा। अब ये बात तो सच है दोस्तों कि जब भी आप किसी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, खासकर बड़े कंट्री के अंदर, तो आपका लक ज़रूर काम करता है, क्योंकि अगर आपका लक चलेगा तो ही आपको वीज़ा मिलेगा। लेकिन आपको ये समझना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादातर विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होते हैं, और क्या फ्रेश पासपोर्ट वाले भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, और अगर वो कर सकते हैं तो उनको अपनी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंस देनी होगी। उनको देखना होगा कि उनकी एप्लीकेशन में अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो वो बिल्कुल ट्रायल ले सकते हैं, उसमें भी उनका लक काम करेगा। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अपनी नीचे बटन होगा तो दबा दो, बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री की। काफ़ी ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि सर ट्रैवलिंग हिस्ट्री क्यों ज़रूरी है। देखा जाए तो दोस्तों, किसी भी कंट्री ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर या फिर उसकी एम्बेसी ने कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं की है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई करेगा उनको ट्रैवलिंग हिस्ट्री मस्ट चाहिए होगी। ऐसा ना कोई कंट्री कहती है और ना ही किसी कंट्री की एम्बेसी कहती है। यहाँ तक कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो उसमें भी कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो फिर क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है ट्रैवलिंग हिस्ट्री को। फ्रेंड्स, ट्रैवलिंग हिस्ट्री वीज़ा का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी लोग हमारे पास आते हैं और हम उनकी एप्लीकेशन को देखते हैं तो उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी एप्लीकेशन के 90% चांसेस हैं, किसी की एप्लीकेशन के 80% चांसेस होते हैं कि उनका वीज़ा लग जाए, किसी के 60% तो किसी के 50%। तो वो हम कैसे अंदाज़ा लगाते हैं वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम उसकी एप्लीकेशन को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है वो है फंडिंग की। सबसे पहले आपको ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो एप्लीकेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहा है उसकी फंडिंग कितनी है। अगर मान के चलो आपके पास 4 से 5 लाख की फंडिंग है और आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है और उसमें से आप हर मंथ 30,000 जो है वो सेव कर रहे हो और ये सारी चीज़ें आपके बैंक अकाउंट में मेंटेन भी है, तो फिर आपकी एप्लीकेशन के जो चांसेस हैं वो 70% से भी ज़्यादा है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी इनकम जो है उसमें से आपका जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सिर्फ 40% आप एक्सपेंस कर रहे हो और 60% सेविंग्स कर रहे हो, इसीलिए आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सेकंड एग्जांपल भी देता हूँ मैं इसमें। अगर आपकी सैलरी 2 लाख रुपए है मंथली और आपका जो मंथली एक्सपेंस है वो 1,20,000 रुपए है, तो आपकी फंडिंग के हिसाब से आपकी जो एप्लीकेशन के चांसेस होंगे वो 50 to 40% होंगे, क्योंकि आपकी सेविंग्स जो है वो कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि फंडिंग को चेक किस तरीके से किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की, जो कि है टाइज। अब जब हम टाइज चेक करते हैं तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो बंदा अप्लाई करने जा रहा है उसका बिजनेस कैसा है। क्या उसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इनकम काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो गवर्नमेंट को टैक्सेस टाइम पे दे रहा है या फिर नहीं दे रहा, और उसके बिजनेस के हिसाब से उसकी टाइज के बारे में पता लगाया जाता है, मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आप एक जॉब पर्सन हो और आपकी जॉब परमानेंट या फिर टेम्परेरी है और काफ़ी सालों से आप उसी जॉब पर काम कर रहे हो, तो जॉब के ऊपर भी टाइज स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जॉब पर्सन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जाती है, लाइक आपकी जॉब के ऊपर पोजीशन क्या है, सैलरी कितनी है, इसके अलावा आपके पास कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ है या फिर नहीं। अगर हम बात करें दोस्तों बिजनेस वर्सेस जॉब के बारे में, तो बिजनेसमैन के ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के, क्योंकि बिजनेसमैन की जो टाइज होती है उसकी कंट्री से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बानिस्बत जॉब से। तो इसीलिए जॉब के ऊपर पोजीशन भी देखी जाती है, उसकी सैलरी भी देखी जाती है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है उसके पास, उस जॉब पे उसने कितना टाइम गुजारा है, वो चीज़ भी देखी जाती है कि ये जॉब इसके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
तो ये आपने वीजा ऑफिसर को यकीन दिलाना पड़ता है। अब काफी बार जब लोगों का वीजा रिजेक्ट होता है तो उसमें जो मेन रीजन आता है वो है फैमिली टाइज, क्योंकि वो सिंगल होते हैं। तो इसका मेन रीजन ये होता है दोस्तों कि आपकी टाइज जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से वीजा ऑफिसर को आप पर भरोसा नहीं होता। लाइक आपकी जॉब इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, सैलरी इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, ऊपर से आप सिंगल हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हाँ, अगर आपका बिजनेस अच्छा है, इनकम अच्छी है, गवर्नमेंट टैक्सेस आप टाइम पे भर रहे हो, साथ ही में आपकी शादी भी हुई है, आपके बच्चे भी हैं, तो आपकी टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी अप्लाई करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपका वीज़ा लग जाए। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रैवलिंग हिस्ट्री की। फ्रेंड्स, जब एक फ्रेश पासपोर्ट डायरेक्ट कनाडा का विजिटर वीज़ा अप्लाई करता है या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करता है, तो वीज़ा ऑफिसर देखता है कि इस बंदे के पास कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री मौजूद नहीं है, डायरेक्टली ये कनाडा जाने का क्यों कह रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल मेरे दिमाग में एक कार की तरह है। अब मान के चलो दोस्तों कि आपके पास स्टार्टिंग में कोई भी कार नहीं है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता है कि आपके पास कोई कार नहीं है, लेकिन आप डायरेक्टली कोई फरारी या फिर कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कार ले लो तो किसी को भी भरोसा नहीं आएगा। हर कोई आपकी कार को या आपको देख के कहेगा कि यार ज़रूर ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है, जिसकी वजह से इसके पास इतनी महंगी कार अचानक से आ गई, इतना ज़्यादा पैसा अचानक से आ गया। तो ऐसे ही दोस्तों, जब वीज़ा ऑफिसर के पास आपकी एप्लीकेशन जाती है और आप डायरेक्टली कनाडा के लिए अप्लाई करते हो, तो वीज़ा ऑफिसर भी यही सोचता है कि अगर ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर होता तो डायरेक्ट कनाडा में अप्लाई करने से पहले ये कुछ कंट्रीज घूम चुका होता, लाइक यूरोप घूम चुका होता या फिर मलेशिया वगैरह जा चुका होता। तो ऐसी कंट्रीज वो घूम चुका होता और फिर वो डिमांड करता कि मुझे कनाडा भी घूमने जाना है। तो वीज़ा ऑफिसर सोचता कि हाँ यार, ये जेन्युइन ट्रैवलर है तो हो सकता है इसको कनाडा भी घूमना हो, और इसने प्रेजेंटेशन भी अच्छी दी है कि वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप डायरेक्टली कनाडा के लिए अप्लाई करोगे ना, तो किसी को भी ये चीज़ पे यकीन नहीं आएगा कि ये अचानक से यहाँ क्यों जाना चाहता है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये कार की जो एग्जांपल दी मैंने आपको, ये भी उसी लिहाज से थी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पहले आप एक छोटी कार लेते, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी कार लेते, फिर उसके बाद उससे बड़ी कार लेते, फिर उससे बड़ी कार लेते, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके जब आप फरारी तक पहुंचते, तो काफ़ी ज़्यादा जो आपके इर्द गिर्द में लोग हैं उनको यकीन आता कि हाँ यार, इस बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा है, आहिस्ते आहिस्ते करके जो है इसने एक बड़ी कार खरीदी है। उसके ऊपर माना भी जाता है कि हाँ, आपका बिजनेस अच्छा है और सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक बड़ी कार ले लेते तो किसी को भी यकीन नहीं आता। तो ऐसे ही वीज़ा ऑफिसर को भी यकीन नहीं आता और आपकी एप्लीकेशन को वो ये बोल के रिजेक्ट कर देता है कि आपकी टाइज स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब ट्रैवलिंग हिस्ट्री की भी दोस्तों कुछ टाइप्स होती है। अब एक टाइप ये होती है, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार अगर हम एक कंट्री घूमने के लिए जा रहे हैं, लाइक शेंजियन कंट्री लोग जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, 3-3 4-4 कंट्रीज वो एक साथ घूम लेते हैं और उनको लगता है कि उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 3 कंट्रीज एक ही टाइम के ऊपर घूमते हो तो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री सिर्फ एक ही काउंट होती है, ना कि 4-5 जितनी कंट्रीज आप घूमे हो एक ही बार में, वो काउंट नहीं होती। तो इसीलिए आपने इस चीज़ पर बहुत ध्यान देना है कि आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री टाइम फ्रेम के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप 4 कंट्री घूमने गए हो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के हिसाब से, तो फिर 4 ट्रैवलिंग हिस्ट्री आपकी काउंट होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लोगों को नहीं पता होता। अच्छा, अब बात करते हैं दोस्तों मेन टॉपिक की, जो कि है फ्रेश पासपोर्ट को क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, और अगर अप्लाई करना चाहिए तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, जॉब या बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो, सालाना वो 12 से 15 लाख रुपए की इनकम कर रहा हो और एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए। सेकंड चीज़, उन्हें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उनकी फैमिली टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। अगर उनकी वाइफ है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बच्चे हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, उनके पेरेंट्स हैं या उनके पास उस कंट्री में कोई प्रॉपर्टी वगैरह है तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों, वीज़ा ऑफिसर को आपने यकीन दिलाना है कि आप दोबारा अपनी कंट्री वापस आओगे। अगर उसे यकीन हो गया तो वो आपके फ्रेश पासपोर्ट को भी जो है वो वीज़ा आसानी से दे देगा। ये बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जिनकी फैमिली टाइज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रैवलिंग हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन उसके बाद भी रिजेक्शन मिलती है। तो ये लक के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपकी प्रेजेंटेशन पे भी डिपेंड करता है। सेकेंडली, कुछ ऐसे पासपोर्ट भी देखे हैं जिसकी सब कुछ चीज़ें वीक थी, लेकिन उसे जो है वो वीज़ा मिल जाता है। ये भी उसकी लक की बात होती है दोस्तों। तो इसीलिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए, लेकिन ट्राई करने से पहले जितनी चीज़ें आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, ये आपके लिए ही बेनिफिट देगा। अगर आप अप्लाई कर लेते हो और रिजेक्शन मिल जाती है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा काम करते हो और फिर अप्लाई करते हो और सक्सेस हो जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है।
तो इसके लिए दोस्तों एक मैंने डिटेल आर्टिकल भी लिखा है जिसमें मैंने और भी तमाम पॉइंट्स क्लियर किए हैं कि क्या क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट किया जाता है। उसकी तमाम डिटेल्स भी मैंने आपको प्रोवाइड की है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस आर्टिकल को भी चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने हर एक रीज़न को मेंशन किया है जिसकी वजह से विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।